नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश की राजनीति में आज बैठकों का दौर रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई 3 बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें 8 पार्टियों के नेताओं के अलावा कुछ बुद्धिजीवी और विचारक भी पहुंचे। खास बात यह रही कि विपक्ष की इस बैठक से कांग्रेस नदारद थी। शिवसेना और बीएसपी के नेता भी इसमें शामिल नहीं थे। बैठक से पहले ही पवार ने साफ कर दिया कि इसे किसी तीसरे मोर्चे की कवायद के तौर पर न देखा जाए। बैठक के बाद बाहर आए नेताओं ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह के मोर्चे की अभी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तन्खा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफिकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं। वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। वो इस विषय पर केंद्रित है कि इस देश को एक ऑल्टरनेट विजन चाहिए और इस देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं और इतने कुशाग्र लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो उन मुद्दों को सामने पटल पे रख सकते हैं आम नागरिक के लिए। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी बैठक की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। पिछले 4 वर्षों में यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री योगी अपने उप मुख्यमंत्री के घर गए। बताया गया कि योगी वहां आरएसएस और बीजेपी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 1 घंटे से ज्यादा देर तक रहे। केशव प्रसाद मौर्य का घर मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल करीब है। वैसे कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए वो वर वधू को आशीर्वाद देने गए थे। लेकिन मौर्य के हाल के बयानों को देखते हुए इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। केशव मौर्य टीवी चैनलों से बातचीत में लगातार ये कहते रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। दरअसल 2017 के चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। अब 2022 का यूपी चुनाव वो असम मॉडल पर चाहते हैं, यानी बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही मैदान में उतरे। और अब तीसरी बैठक जो श्रीनगर में आज हुई, जहां पर गुपकार गठबंधन की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि गुपकार गठबंधन के नेता 24 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री के सामने राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत की है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर की पार्टियों का गठबंधन है, जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से बहाल करने की मांग को लेकर बनाया गया है। कथा कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहां पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो
अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। राजनीतिक बैठकों के बाद अब चर्चा कर लेते हैं सियासी उठापटक की। विधानसभा चुनाव की कगार पर खड़े पंजाब में कांग्रेस की अंतर कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा विवाद के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इधर तमाम प्रयासों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देकर भी पंजाब सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई। सिद्धू के साथ साथ सरकार के 5 मंत्रियों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। आज अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे, दूसरी ओर सिद्धू के तेवर आज भी तल्ख दिखे। When only 7 and 8 months are left, the system wakes up and says, Sidhu साहब, come for tea. चाय पे बुलाया है। Hang on, सुरखाब के पर लग गए नवजोत सिद्धू के, क्या हो गया? चाय। What sir? अरे, come into the cabinet, have these words. I said no. 3 महीने बाद लंच, इलेक्शन आएगा, अब सिद्धू कैंपेन करेगा, सिद्धू कैंपेन करेगा, उसके बाद माइनिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, और सिद्धू को एक शो पीस बना के सजा दिया जाएगा। जिला परिषद का चेयरमैन बना, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन तुम इस एजेंडे को पूरा नहीं करोगे और ये हैंडओवर चलता रहेगा। 400 की वैक्सीन 1600 में बिकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने दोनों ही केंद्रीय बोर्डों के मूल्यांकन फार्मूले को उचित करार दिया और कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई की मूल्यांकन स्कीम में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती है। पीठ ने सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। और लॉटोलैंड आज का सितारा में हम आज लेकर आए हैं 10 आईटी प्रोफेशनल के एक ग्रुप की कहानी, जो तेलंगाना के दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंदों तक दवाई, जरूरी सामान और जांच की किट पहुंचाने के लिए एक साथ आए हैं। खासकर आदिवासी इलाके में जांच की किट पहुंचाने के साथ साथ इस ग्रुप ने आपदा के दौरान मृत हुए लोगों की अंतिम यात्रा का भी इंतजाम किया। इनकी इस पहल के लिए इन्हें 1 लाख रुपए की नकद मदद का ऐलान किया गया है। साई तेजा और उनके दोस्त राकेश कोविड की दवाएं, मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर रख रहे हैं, जो वो तेलंगाना के दूर दराज इलाकों में ले जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाले 10 लोगों का एक समूह है, जो मिलकर ये देख रहे हैं कि कहां मांगे पूरी नहीं हुई हैं और संसाधनों को जुटाकर ये भी देख रहे हैं कि दानकर्ताओं का योगदान उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए दिया गया है। आज एटुरु नगरम में मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मेडिकल आइसोलेशन किट्स उन लोगों को बांटने आए हैं जिनके लिए लॉकडाउन की वजह से इन्हें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम मदद के लिए हैदराबाद से एटुरु नगरम आए ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली आशा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों वगैरह को बांटे जा सकें। 10 नौकरी पेशा लोगों के लिए ये एक लंबा और सार्थक सफर रहा है, जो पिछले साल लॉकडाउन के बाद एक साथ आए ताकि मजदूरों और दूसरे जरूरतमंद लोगों का पेट भर सके। हम लोग 10 आईटी कर्मी हैं। हमने अपनी मुहिम 22 मार्च 2020 से शुरू की, गरीबी और प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाकर। 21 मई तक हम लोगों को 50,000 खाने के पैकेट दे चुके हैं।
1 अप्रैल से 30 जून तक खाने पीने के सामान के 35,000 पैकेट दिए। हमने 1,000 मेडिकल से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा किया है। जब मौतों के मामले बढ़ने लगे तो इन्होंने शवों को शमशान ले जाने के लिए मुफ्त सेवा फ्री लास्ट राइड शुरू की। कभी कभार अपनी जेब से अंतिम संस्कार भी करवाया। By seeing the plight of the ground situation where मैंने परेशानियां देखी, एम्बुलेंस, शमशान, हर जगह लूट थी, तो हमने उन शवों को मुफ्त में शमशान पहुंचाया जिनके परिजनों के पास पैसे नहीं थे। हालांकि फीड द नीडी के सभी वॉलंटियर्स नौकरी पेशा लोग हैं जो अपने काम से वक्त निकालकर दूसरों की मदद करते हैं। कई बार उनके परिवार भी उनकी मदद के लिए उनका हाथ बटाते हैं। आखिर ऑनलाइन क्लासों से समय निकालकर लोगों की मदद करना भी जिंदगी का एक अहम सबक है।